के साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 की तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ वो संवाद करेंगे। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। 2030 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चर्चा होगी। सीएम गहलोत की विरोधियों को संदेश देने की भी कोशिश है। वो 2023 में भी पार्टी का चेहरा बनेंगे। 2028 के चुनाव में भी लीड करेंगे, ये साफ मैसेज विरोधियों को। तो 2030 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। मिशन 2030 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल पड़े। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। किस तरीके से प्रदेश को विकासशील से विकसित तक पहुंचाया जाए, इस सफर को तय किया जाएगा और कई खास रणनीतियां तैयार की जाएंगी। तो प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करेंगे। अलग अलग वर्गों से उनके सुझाव मांगेंगे कि किस तरीके से प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इसी को लेकर ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने को लेकर ये चर्चा की जाएगी। 2030 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चर्चा होगी। सीएम ने पहले भी इससे कई बार बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश को विकासशील से विकसित राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि 2030 तक प्रदेश को विकसित राज्य बनाया जाए और इसे लेकर तमाम कवायदें उनकी ओर से की जा रही हैं। डिजिटलाइजेशन पर फोकस तो है ही, साथ ही साथ किस तरीके से डेवलपमेंट हो प्रदेश में, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेकर वो तमाम डेवलपमेंट हो जिससे कि 2030 तक राज्य को विकसित राज्य बनाया जा सके। ये संकल्प मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी है। आज बीजेपी चुनाव संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक होगी। बीएल संतोष ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार तैयारियां जारी हैं। प्रदेश बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी की जा रही है। घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें रहती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आज इसे लेकर पहली बैठक होगी। संकल्प पत्र समिति की ये बैठक है जिसमें किस तरीके से बीजेपी में सरकार की वापसी हो सके, बीजेपी की सरकार दोबारा से राजस्थान में बन सके, इसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। पहली बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे जिसमें एजेंडा तैयार किया जाएगा। मिशन 2023 को लेकर बड़े मुद्दे तैयार किए जाएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, रायशुमारी की जाएगी कि कैसे बीजेपी की सरकार वापस राजस्थान में आ सके। तो लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे सरकार दोबारा से यहां पर बीजेपी की बन सके और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसे लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तो मिशन 2023 को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और अब बात बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की करेंगे। परिवर्तन यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश से आगाज किया जाएगा। 3 से 5 सितंबर तक ये यात्राएं 3 अन्य जगहों पर शुरू की जाएंगी। बीजेपी के बड़े नेता इसका शुभारंभ कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। ये अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि इससे पहले भी लगातार कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और यही वजह है कि माना जा रहा है जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण यात्रा भी उनकी ओर से शुरू की जा सकती है। परिवर्तन यात्रा के जरिए सरकार को बदलने की यहां पर कोशिश की जाएगी। किस तरीके से राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने उजागर किया जाए, ये इस पर खासा फोकस रहने वाला है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश से यात्रा शुरू होगी। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश से निकाली जाएगी। उसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर को अन्य यात्राएं शुरू की जाएंगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि क्या है इस यात्रा के मायने। त्रिनेत्र गणेश से निकलने वाली यात्रा 47 सीटों से होकर गुजरेगी। गोगा मेडी से निकलने वाली यात्रा 50 सीटों को साधेगी। रामदेवरा से निकलने वाली यात्रा 51 सीटों से गुजरेगी।
बेणेश्वर से निकलने वाली यात्रा कुल 52 सीटों को साधेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें पहुंच सकते हैं और एक बड़ा नेता इसका शुभारंभ भी कर सकता है। ये अटकलें लगाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। तो 200 विधानसभा की सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश अलग अलग 4 दिशाओं से ये यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा, जहां पर राज बदलने की कोशिश की जाएगी। और खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, फिर चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर नितिन गडकरी इस यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। तो कई बड़े चेहरे भी इस यात्रा में नजर आने वाले हैं। बीजेपी के लिए परिवर्तन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। कई बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। पेपर लीक एक सबसे बड़ा मुद्दा, जिससे युवाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं को साधने के लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा, जिस तरीके से लगातार एनसीआरबी के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीपीए के 9वें सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 9वें सीपीए सम्मेलन का आज समापन किया जाएगा। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे समापन समारोह की शुरुआत होगी। तो कल शुरुआत की गई थी सीपीए के 9वें सम्मेलन की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी शुरुआत की थी। उस दौरान मंच से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंच पर सीपी जोशी भी थे, विधानसभा स्पीकर, और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मंच पर पहुंचे हुए थे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है, इसी को लेकर खास चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ किस तरीके से प्रदेश को डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ाने के लिए भी यहां पर मंथन किया गया। आज इस सम्मेलन का समापन है। का साथ सबका विकास। बाकी किसी सीट को भी लाइट भी नहीं लगी। और अब बात पेपर लीक पर एक बड़े एक्शन की करेंगे। राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षक भर्ती में कुल 180 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। हर अभ्यर्थी से पेपर के नाम पर 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए वसूले गए। बाबूलाल कटारा ने शेर सिंह अनिल को पेपर बेचा था। शेर सिंह, अनिल सारन, ढाका समेत कईयों को पेपर बेचे गए थे। उदयपुर में 150, जयपुर में 30 अभ्यर्थियों ने ये पेपर खरीदा था। पेपर लीक रैकेट में शामिल डमी अभ्यर्थियों की भी जांच की जा रही है। पेपर लीक से जुड़े और लोग भी ईडी के जांच के घेरे में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। कई और लोग ईडी के घेरे में आ चुके हैं, जिन्हें लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। 3 करोड़ 11 लाख की संपत्तियां अटैच की गई हैं। तो पेपर लीक को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश, ईडी की ओर से सबसे बड़ा खुलासा, जहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं। 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए में पेपर बेचे गए थे। कई अभ्यर्थी भी इसमें शामिल पाए गए हैं। कई डमी अभ्यर्थियों को लेकर भी अब ईडी की ओर से जांच की जा रही है। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक एक कर कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। और ईडी का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर और भी खुलासे किए जाएंगे, क्योंकि कुछ और नाम इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। मास्टरमाइंड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जो सबसे पहली कड़ी इस पेपर लीक में पाए गए थे, और इसके बाद एक एक कर कई कड़ियां खुलती चली जा रही। कई और नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। कई चौंकाने वाले नामों का भी खुलासा हो रहा है, जिसे लेकर अब ईडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको ये बता रहे हैं कि सुरेश ढाका आखिर कौन है, ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए। वो सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है, सांचौर से 20 किलोमीटर दूर इसका आवास है। अब से पहले भी कई बार ये जेल जा चुका है और पुलिस ने ढाका पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये जेल गया था। कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। दूसरी बार ऐसे ही पेपर आउट करने के मामले में सुरेश ढाका जेल जा चुका है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, लगातार सोशल मीडिया के जरिए नजर बनाए रहता है। सुरेश के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरीफाइड भी हैं। सोशल मीडिया पर सुरेश ढाका के लाखों फॉलोअर्स भी हैं।
तो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर ये बताता है सोशल मीडिया पर, और इसकी वजह से लाखों फॉलोअर्स हैं। अपनी लग्जरी लाइफ के फोटो भी ये सोशल मीडिया पर डालने का शौक रखता है। कई नेताओं और राजनीतिक हस्तियों से जान पहचान भी इसकी है। फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाए गए हैं इसकी ओर से। तो लाखों फॉलोअर्स देखकर और लोग भी इसे फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया पर खास पकड़ बनाए हुए हैं ये। और उकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। नागौर से बड़ी खबर है। नागौर संत की हत्या मामले का खुलासा हो गया है। हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लूट के इरादे से हत्या की गई थी। 3 लाख रुपए के लिए शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कुचामन सिटी के रसाल गांव में यह हत्या हुई थी। डेडवाना कुचामन जिले के एसपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। लूट के इरादे से हत्या की गई थी। महज 3 लाख रुपए के लिए एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कुचामन सिटी के रसाल गांव में यह घटना घटी थी। डेडवाना कुचामन जिले के एसपी ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है। नागौर संत की हत्या मामले पर खुलासा हो गया। लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर संत की हत्या किसने की है, और इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए एसपी ने यह बड़ा खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। कोटा में आंदोलन की राह पर वकील निकले हुए हैं। कोटा में आज भी हड़ताल किया जाएगा। वकील आज भी हड़ताल पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल के बयान को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है। महिला थाने में रेप का केस दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ युवती ने केस दर्ज कराया है। 2018 से लेकर 2023 तक दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगे हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और रेप का केस दर्ज किया गया है। युवती की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि धमकी देकर और अश्लील फोटो वायरल करने की बात कहकर कई सालों तक आरोपी दुष्कर्म करता रहा। अब पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज करा ली गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं टोंक शहर में तेज बारिश और मौसम में हुए बदलाव के बाद आकाशीय बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। रजबन इलाके में एक घर की छत पर बिजली गिरी। बिजली गिरने का पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ सड़क पर चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि किसी के तरह की भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बिजली गिरने के बाद गली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो जब बिजली यहां पर गिरी तो एक चिंगारी उठती हुई नजर आई। हालांकि ये बड़ी राहत की बात है कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई है। अगर कोई मौजूद रहता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो वहीं जयपुर में सीबी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचईडी के जेईएन मोहित कुमार सिंघल को और कनिष्ठ सहायक रविंद्र सिंह राठौड़ को 21,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी विद्याधर नगर स्थित सहायक अभियंता उपखंड सेकंड ऑफिस में पदस्थापित हैं, जिसमें परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके फ्लैट पर पानी का कनेक्शन लगाने के एवज में जेईएन मोहित कुमार सिंघल अपने कनिष्ठ सहायक रविंद्र राठौड़ के मार्फत 22,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर आरोपियों को धर दबोचा है। उनके कब्जे से रिश्वत में ली गई 21,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई है। उधर अलवर जिले के रामगढ़ हिंदू समाज की खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर लोगों के द्वारा हमला किए जाने से तनाव बढ़ गया। हिंदू समाज के लोगों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
तो थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से एक्शन ले लिया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर कुछ लोगों ने पथराव किया। बस के अंदर घुसकर ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। और एक और बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। कोटा में दिन भर जलापूर्ति ठप रहेगी। आज शहर की तकरीबन 100 कॉलोनियों में दिन भर जलापूर्ति ठप रहने वाली है। पानी के पंपों की मरम्मत और रख रखाव के लिए शटडाउन किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपके नल में पानी नहीं पहुंचेंगे। तो मरम्मत कार्य किया जाना है, जिसके चलते आज लोगों की फजीहत बढ़ने वाली है। जलापूर्ति ठप रहने वाली है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नलों में पानी नहीं पहुंच सकेगा। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 अगस्त को BJYM का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन होना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे मुख्य वक्ता के तौर पर। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस सम्मेलन में मौजूद रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से लेकर सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान प्रीमियर लीग T20 में अब टीमों की फ्रेंचाइजी नहीं होगी। फ्रेंचाइजी के बजाय अब स्पॉन्सरशिप मॉडल के साथ ही RCA इन मुकाबलों का आयोजन खुद अपने स्तर पर करवाने जा रहा है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले RPL मुकाबलों में अब 34 मैचों की बजाय केवल 19 मुकाबले ही खेले जाएंगे। RPL की तैयारियों में इतने बड़े बदलावों को लेकर तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। RCA की राजस्थान प्रीमियर लीग, विवादों के बाद शुरू होगा RPL। ब्रॉडकास्टर ना मिलने से तिथियों में बदलाव, फ्रेंचाइजी के बजाय स्पॉन्सरशिप मॉडल। RCA के RPL में बदलाव क्यों? राजस्थान में पहली बार आयोजित किए जा रहे राजस्थान प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग 27 अगस्त को जोधपुर में होगी। दरअसल ब्रॉडकास्टिंग इश्यू के कारण ही इसकी लॉन्चिंग डेट में बदलाव किया गया है। अब 34 के बजाय केवल 19 मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला जयपुर में 10 सितंबर को खेला जाएगा। RPL का आयोजन पूरी तरह से RCA ही करेगा। खिलाड़ियों को भुगतान भी RCA ही करेगा। पहले कंपनियों ने बोली लगाकर खिलाड़ियों की खरीद की थी, लेकिन 6 टीमों को खरीदने वाली कंपनियों के पास अब फ्रेंचाइजी नहीं रहेगी, बल्कि केवल स्पॉन्सरशिप ही रहेगी। यानी अब टीम पर मालिकाना हक नहीं रहेगा। इसके लिए हर कंपनी को 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। नीलामी लगाकर खरीदने वाले खिलाड़ियों को भुगतान RCA करेगा, लेकिन अब बदलाव होने से नीलामी के खिलाड़ियों के भुगतान में कटौती भी होगी। कितने रुपए खिलाड़ियों को मिलेंगे, इसका फैसला भी जल्द RCA की बैठक के बाद तय होगा। RPL से संबंधित समस्त तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और हमारी टीम अभी जोधपुर में शुरुआत होगी 27 तारीख से। तो 27 तारीख की पूरी तैयारी के लिए माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय स्वयं वहाँ देखरेख में उनके नेतृत्व में काम हो रहा है और संभवतः आज या कल तक कंप्लीट तैयारियां कर ली जाएंगी। जहाँ तक टीमों को निर्देशित किया गया है कि 25 तारीख तक वो लोग पहुंचे वहाँ और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। RPL में अब हर टीम एक मैच ही प्रतिद्वंदी के साथ खेलेगी, जबकि पहले हर टीम के 2-2 मैच होने थे। इसके अलावा दिन में पहले की तरह 2 मैच खेले जाएंगे। केवल उद्घाटन मैच और समापन के दिन एक मैच होंगे। RPL के चेयरमैन रामपाल शर्मा का कहना है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में देरी होने के कारण स्पॉन्सरशिप मॉडल पर RCA को संचालन करवाना पड़ रहा है। RPL की तैयारी पूरी हो चुकी है और RPL 27 तारीख से होने जा रहा है। और सबसे पहले जो जोधपुर हो रहा है 27 तारीख को, हमारे अध्यक्ष जी, पूरे कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर सब जोधपुर है और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 27 तारीख से उसका आगाज होगा। फ्रेंचाइजी या स्पॉन्सरशिप दोनों जो भी चीज होती है वो RPL और BCCI के माध्यम से होती है। इसका किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है।
जो नियम बीसीसीआई के होते हैं उसके अनुरूप जो निर्देश होते हैं उसी के अनुसार मैच होते हैं। आरपीएल में किए गए बदलावों से आरसीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आरसीए बीसीसीआई से इस मामले में किए गए कम्युनिकेशन में देरी को वजह बता रहा है, लेकिन नीलामी पूरी करने के बाद टूर्नामेंट के मॉडल में बदलाव से तैयारियों पर भी सवाल है कि आखिर इतने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की तैयारी जल्दबाजी में क्यों की गई। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर रोडवेज कर्मियों के सभी संगठनों ने मिलकर रोडवेज का चक्का जाम करने का पूरा रोड मैप तैयार किया है और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया। नई बसों की खरीद समेत रोडवेज कर्मियों की क्या है और मांगे, ये रिपोर्ट देखिए। तारीख तय, कर्मचारी तय। रोडवेज कर्मचारियों का आर पार। प्रदेश व्यापी हड़ताल और चक्का जाम। कल से 5 सितंबर तक होगा संग्राम। रोडवेज कर्मी अपनी पेंशन और सैलरी को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और जब धरना प्रदर्शन ज्यादा होने लगता है तो सरकार 1 महीने की सैलरी रिलीज कर देती है और 1 महीने की सैलरी हमेशा बकाया चलती रहती है। लेकिन इस बार रोडवेज कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और 22 अगस्त से प्रदेश व्यापी हड़ताल के पहले चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश के सभी डिपो पर कर्मचारी संगठन के लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद 5 सितंबर तक अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीकों से सभी संगठन सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। 22 अगस्त 2023 को राजस्थान के अंदर रोडवेज की हर इकाइयों के पर अलग प्रदर्शन किए जाएंगे और 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू हो जाएगी, जिसके कारण बसों के पहिए भी थम जाएंगे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोडवेज को सरकार के अधीन ले लिया जाए। जल्द के अंदर 2500 नई बसें खरीद के रोडवेज के अंदर लगाई जाए। दूसरी तरफ रोडवेज विभाग की अपनी दुश्वारियां हैं। विभाग के एमडी का कहना है कि जितने फैसले उनकी कैपेसिटी में आते हैं वो रोडवेज कर्मियों के हित में पहले ही ले चुके हैं, लेकिन दूसरी बड़ी मांगों के लिए सरकार को तय करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मियों का मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, जो कि पहले भी कई बार सुलझाया गया है। सैलरी और पेंशन प्रति महीने की 1 तारीख को इन्होंने मांग की है, तो एक साथ वित्तीय बर्डन ज़्यादा आने के कारण निगम मैनेज कर रहा है इनको। और जहाँ तक आरएसआरटीसी को राज्य सरकार का हिस्सा बनाने की बातचीत है, तो वो पूर्व परिवहन मंत्री जी ने भी लिखा था, वर्तमान परिवहन मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जो सक्षम स्तर पर विचाराधीन भी है, और लेकिन फाइनल आउटकम या डिस्कशन का लेवल जो है वो हमारे द्वारा सिर्फ निवेदन किया जा सकता है। सियासी चर्चा ये भी है कि रोडवेज कर्मियों की हड़ताल को रोकने के लिए रेसमा लगाया जा सकता है। हालांकि इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार रोडवेज कर्मी सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी जिद के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन चुनाव नजदीक होने की वजह से सरकार भी नहीं चाहेगी कि कोई बड़ा प्रदर्शन हो, लिहाजा प्रदेश व्यापी हड़ताल से पहले बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए तो वहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों पर ही दाव लगाएगी। टिकट बंटवारे में उम्र की सीमा आड़े नहीं आएगी। सीएम गहलोत के बयान के बाद कई बुजुर्ग नेता परेशान हैं। उनकी अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतारने के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। नेता पुत्रों की लॉन्चिंग भी खटाई में पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक फॉर्मूले से होगा बेड़ा पार। मिशन 156 का संकल्प होगा साकार। अब की बार अशोक गहलोत चौथी बार। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा।
चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए चुनाव। पॉलिटिक्स में बिटवीन द लाइंस का बड़ा गहरा अर्थ होता है। आसान भाषा में कहें तो सियासत में जुबान से निकली हर बात के बड़े गहरे मायने निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ बात साफ है, सीधी और सपाट। कांग्रेस में टिकट वितरण का पहला और आखिरी मापदंड जिताऊ होगा, यानी जो प्रत्याशी जीतने वाला होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। टिकट वितरण में उम्र कोई मायने नहीं रखती। सीएम गहलोत ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में हमने 90 साल के एक युवा प्रत्याशी को टिकट दिया और वह चुनाव जीत गया। राजस्थान में भी हमारे लिए जीत महत्वपूर्ण है। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए चुनाव। सीएम गहलोत बुजुर्ग नेताओं को चुनावी मैदान में बनाए रखना चाहते हैं। ये बात अलग है कि नेताजी बेटे की सियासी पारी का आगाज कराकर खुद को मार्गदर्शक की भूमिका में देखना चाह रहे हैं। लेकिन हालिया सर्वे में आई रिपोर्टों के मुताबिक युवाओं को टिकट में तवज्जो देने की संभावनाएं फिर धराशायी होती दिख रही हैं। वर्षों से प्रदेश की राजनीति में चमक बिखेरे रहे नेताओं को गहलोत के बयान से तगड़ा झटका लगा है। खास तौर से उन नेताओं को जो अपने बेटों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और जनता के बीच खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटों की उम्मीदवारी पुख्ता करने के लिए जन समर्थन जुटा रहे थे। ताजा मामला गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त महादेव सिंह खंडेला का है, जो अपने बेटे गिरिराज के लिए सीट छोड़ने का जनता के बीच ऐलान करते दिख रहे हैं। मेरा लड़का गिरिराज प्रधान है खंडेला का, उसको टिकट के लिए कहूँगा, उसकी टिकट मांगूंगा। मुझे उम्मीद है पार्टी टिकट देगी तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जिस प्रकार से आज तक आपने मेरी मदद की, आने वाले चुनाव के 3 महीने हैं, आप लोग मदद करना। खंडेला के बेटे गिरिराज वर्तमान में प्रधान हैं और पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। महादेव खंडेला पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर जीते थे। बहरहाल नेता चाहे गहलोत के नजदीक हो या फिर पार्टी आला कमान के, पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। गहलोत के बयान के बाद न केवल उम्र दराज नेता बल्कि उनके बेटों की उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि सर्वे में वो जनता की पसंद बन पाने में नाकाम रही। जाहिर है सियासत में विरासत की परंपरा पर इस चुनाव में काफी हद तक ब्रेक लग सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल